दोस्तों आज पेश है अनोखी गवाही। ये कवर चित्र है दोस्तों। ललितपुर राज्य के छोटे से गांव रौनक में बिंद्या नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसे जो काम मिलता वो करता और जैसे तैसे अपनी पत्नी और अपना पेट पालता। अपनी गरीबी से पति पत्नी बहुत दुखी थे। स्वामी, कभी हमारे दिन भी बहुरेंगे क्या? कौशल्या, तू चिंता क्यों करती है? कभी भगवान हमारी दशा पर दया आएगी। गरीबी की दशा में उनके यहाँ एक संतान ने जन्म लिया। यह चांद सा है, लेकिन इसका नाम चंदा रखूंगा। स्वामी, तुम ठीक कह रही हो। गरीब के घर में चांद खिला है। चंदा थोड़ा बड़ा हुआ तो सुनो जी, पहले हम दो थे, तभी हमारा गुजर मुश्किल से हो पाता था। भगवान की दया से अब तीन हो गई है। इसलिए मैंने एक बात सोची है। क्या बात सोची है तुमने? आज से मैं खेती खलियानों में मजदूरी करने जाया करूंगा। ओह! कौशल्या की बात सुन बिंदा दुखी हो उठा। कौशल्या, मैं तुम्हें कुछ कभी सुख न दे पाया। दुखी क्यों होते हो जी? दुख सुख जीवन में आते रहते हैं और हम दोनों एक गाड़ी के दो पहिए हैं। दोनों समान से चलना तभी गृहस्थी ठीक ढंग से चल पाती है। तुम ठीक कह रही हो कौशल्या। जब कौशल्या भी मजदूरी करने लगी, विंध्या भी जमीन से संघर्ष में पीछे नहीं था। और कुछ वर्ष ऐसे ही बीते। सब पूर्व जन्मों का पापों का फल है कौशल्या। 12 वर्ष तो कूड़े के ढेर के दिन फिरते हैं। हमसे ऐसा कौन सा पाप हो गया? गरीबी हमसे चिपक गई। कहते हुए बिंदा गहरी निराशा हो गई। और उसी रात, विंध्या, तेरे बेटा बड़ा हो गया, इसे पढ़ाता क्यों नहीं? देवी सरस्वती, आप मेरी आर्थिक स्थिति से भली भांति अवगत होंगी। ऐसा विषम परिस्थितियों में कैसे चंदा को पढ़ा सकता हूँ? कुछ भी कर विंदा, अपना पेट काटो, तुम चंदा को पढ़ाओ। उसे पढ़ाने पर तुम्हें और तुम्हारी गरीबी दूर होगी। तत्काल ही बिंदा की आंख खुली। यह मैंने कैसा सपन देखा? सुबह जब उसने कौशल्या को वह सपन देखे सपन की चर्चा की। सुनो जी, तुम चंदा को लेकर आज ही विशाखा नगरी में चले जाओ। विशाखा नगरी में? विशाखा नगरी में चैत्र नाम का विद्वान रहता है। शिक्षा जगत में उसका बड़ा नाम है। तुम चंदा को विद्या में हेतु उसके पास ले जाओ। इस कर्म के लिए बड़े धन की आवश्यकता होगी। कहाँ से आएगा धन कौशल्या? इसके लिए तुम्हें सुखी लाला के पास चले जाओ। सुखी लाला के पास? ले देकर गांव में एक ही महाजन है चंदा, शिक्षा हेतु कर्ज ले लो। कौशल्या, सुखी लाला अत्याचारी महाजन है। वह हमेशा गरीबों का शोषण करता है, बहुत ज्यादा ब्याज लेता है, कर्ज देता है। समय पर उधार न चुकाने पर बहुत क्रूर हो उठता है। तुम ऐसे महाजन से उधार लेने की बात कर रही हो? इसमें बिना और कोई दूसरा रास्ता नहीं है जी। कुछ भी हो, साक्षात सरस्वती माँ ने चंदा की शिक्षा दिलवाने को कहा है, तो हमें अपने बेटे को शिक्षा अवश्य दिलवाएंगे। किंतु ऋण लेने के लिए हमारे पास रखने रेहन रखने को क्या है? सुखी लाला बिना कोई वस्तु रेहन रखे किसी को ऋण नहीं देता। उसका उपाय मैंने सोच लिया है। तुम अपनी झोपड़ी उसके पास रेहन रखाना। क्या कह रही हो तुम? सिर छिपाने की एक ही आसरा है, भगवान न करे यह भी छिन गया तो क्या होगा? शुभ शुभ सोचो जी, भगवान सब ठीक करेगा। उस दिन बिंदा सुखी लाला के पास पहुंचा। राम राम सुखी लाला, यह भुक्कड़ क्या लेने आ गया? लाला जी, एक अर्ज लेकर आपके पास आया हूँ। कहो बिंदा, क्या अर्ज है तुम्हारी? लाला, मुझे थोड़ा कर्ज चाहिए। कर्ज किस लिए? मैं अपने बेटे को पढ़ाना चाहता हूँ लाला, इसके लिए मुझे कर्ज चाहिए। लाला, तुम जानते हो
मैं कितना गरीब हूँ, ले देकर एक झोपड़ी ही मेरी, बस उस झोपड़ी को आपके पास रेहन रख दूंगा। वो लेकिन कर्ज लोगे किस पर? रेहन रखने के लिए तुम्हारे पास क्या है? सौदा बुरा नहीं रहेगा, बिंदा ऋण तो अदा कर पाएगा नहीं, उसकी झोपड़ी मेरा कब्जा होगा। यह सोचकर बिंदा, ठीक है, मैं तुम्हें 100 चांदी के सिक्के उधार दे रहा हूँ। ठीक है लाला। सुखी लाल ने कागज पर अंगूठा लगवा लिया। पूरे 10 वर्ष मोहलत देता हूँ तुझे बिंदा, यदि 10 वर्ष के अंदर तू मेरा ऋण नहीं चुका पाया तो तेरी झोपड़ी और जमीन मेरी होगी। मुझे स्वीकार है लाला। तब सुखी लाला ने 100 चांदी के सिक्के गिना दिए। भगवान तुम्हारा भला करे लाला। और बिंदा चंदा को साथ लेकर उसी दिन विशाखा नगरी की ओर चल दिया। भगवान ने मेरे बच्चे की रक्षा करना, इसे खूब विद्वान बनाना। लंबा सफर तय करके बिंदा विशाखा नगरी में चैतन्य गुरु के पास पहुंचा। गुरु जी प्रणाम, कहाँ से आए हो? गुरु जी, मैं ललितपुर राज्य के छोटे से गांव रौनक में रहता हूँ, मेरा नाम बिंदा है। मैं अपने बेटे चंदा को आपसे शिक्षा दिलवाना चाहता हूँ, इसी उद्देश्य से आपके पास आया हूँ गुरु जी। बिंदा, तुम चांदी के सिक्कों से भरी एक थैली गुरु जी के चरणों में रख दी। गुरु जी ने स्वीकार की है। क्या है इस थैली में? इसमें चांदी के 100 सिक्के हैं गुरु जी। जैसे तैसे इनका प्रबंध कर पाया हूँ, इनसे अधिक आपको नहीं दे पाऊंगा। ओह! अगले पल, ओह क्या कर रही हो तुम? गुरु जी, मैं गरीब हूँ, मेरे बेटे को शिक्षा देने के लिए मना मत करना। बड़ा भोला आदमी है यह, इसे निराश करना ठीक नहीं। उठो बिंदा, मैं तुम्हारे बेटे को अवश्य से पढ़ाऊंगा। और बिंदा ने उसके चरण छोड़ दिए। बिंदा, तुम्हारा पुत्र 10 वर्षों के लिए हमारे आश्रम में रहेगा, इसकी शिक्षा पूर्ण होगी। जी गुरु जी। और बिंदा चंदा चंदा को चैतन्य गुरु के गुरुकुल में छोड़ आया। और बिंदा और कौशल्या दिनचर्या पहले की बात ही चलने लगी। इधर चंदा चैतन्य गुरु की शिक्षा पाने लगा। जीवन की सार्थकता, जब तुम कुछ शान प्राप्त करो, ज्ञान प्राप्त करो। वो 10 वर्ष बीत गए, पता ही नहीं चला। चंदा, आज तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। तुम्हारे तुम हमारे शिक्षकों में सबसे मेधावी छात्र हो, इस पर सदा गर्व रहेगा। गुरु जी, इन सब की कृपा का फल है, आपकी कृपा का फल। मैं किस योग्य था? चंदा गुरु के चरण स्पर्श किए। चंदा, अब तुम अपने माता पिता के पास वापस लौट जाओ, तुम्हारी प्रतीक्षा में न जाने कब से बाट जो रही है। जी गुरुदेव। उसी क्षण उसी दिन अपने गांव की ओर चल दिया। कैसे होंगे मेरे माता पिता? जब वह रौनकपुर पहुंचा, वह रही हमारी झोपड़ी। वह झोपड़ी के समीप पहुंचा। पिताजी कितने दुगले हो गए हैं। ओह, यही वो कौन है? चंदा आगे बढ़कर बिंदा के पैर छुए। अरे अरे, क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? मैं चंदा हूँ पिताजी, तुम्हारा बेटा। चंदा, तुम इतनी शिक्षा पूरी हो गई क्या? हाँ पिताजी, गुरुदेव की आज्ञा पाकर घर लौटा हूँ। अरे सुनती हो, कहाँ हो तुम? कौशल्या, सिर दाओ, देखो हमारा बेटा पढ़ाई पूरी कर कर लौट आया। तुरंत ही कौशल्या बाहर आई। चंदा, मेरे बेटे, माँ। चंदा माँ की छाती से लग गया। बिंदा और कौशल्या खुशी का कोई ठिकाना ना था। भगवान करे वह दिन सिर दिया जाए। कौशल्या, अब हमारे बुरे दिन बीत गए, हमारा बेटा नौकरी पर लग जाएगा। अब एक दिन पूरे 10 वर्ष बीत चुके हैं। चलकर बिंदा से चांदी के सिक्के लौटाने का तगाजा करने का समय आ गया है। तुरंत तैयार होकर बिंदा की झोपड़ी की ओर चल दिया लाला। जब झोपड़ी के बाहर पहुंचा, लगता है बिंदा का लड़का पढ़ाई पूरी कर आया है। वह चंदा से बोला, तुम चंदा हो? अरे आप सुखी लाला? ओह, भूले तो नहीं मुझे? लाला, तुम भी कोई भूलने की चीज हो?
कहो कैसे आए? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? चंदा यह सुन चुप रहा। यह देख लाला की तेवर चढ़ गई। बताते क्यों नहीं तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? सुनो लाला, मेरे पिताजी जिंदा पेड़ों को काटने गए हैं, मुर्दा पेड़ों को रोपने गए हैं। क्या? हाँ लाला, और मेरी माँ हवा बेचने और चांदी खरीदने गई है। लगता है चंदा आवश्यकता से अधिक पढ़ा लिया है, ऐसी बातें मुझे मुझे मूर्ख बना रहा है। वह चंदा को धमकाते हुए बोला, कैसी उठपटांग बातें कर रहे हो? मैंने जो प्रश्न पूछा है ठीक ठीक उत्तर दो। कहाँ गए तुम्हारे माता पिता, बताओ तुम। चंदा पुनः पहले वाली बात दोहराने लगा। यह सुनकर उसकी लाला बुरी तरह खींच गया। चंदा, मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुम्हारे पिताजी 10 वर्ष पूर्व झोपड़ी रेहन रखकर मुझसे 500 चांदी के सिक्के उधार लिए थे। क्या? हाँ चंदा, बिंदा ने 10 वर्ष बीतने पर वे सिक्के मुझे नहीं लौटाए। आज मैं अपने सिक्के लेने आया हूँ। यदि तुम सच सच बता दोगे तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं तो क्या करोगे तुम? मक्की सुक्की लाला, लड़का बड़ा चालाक है, इससे चालाकबाजी से काम लेना होगा। यह सोच, मैं उसे उधार दिए सिक्के वापस मांगूंगा, यानी कि कर्ज माफ वापस नहीं मांगूंगा। हाँ हाँ, मैं कर्ज माफ कर दूंगा। तुम बताओ तो सही, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? सुखी लाला, आप अपनी बात पर विश्वास कैसे करूं? बोला, मैं पृथ्वी और आकाश को साक्षी मान रहा हूँ। यदि तुम मुझे बता दो कि तुम्हारे माता पिता इस समय कहाँ हैं तो मैं उधार के सिक्के वापस नहीं मांगूंगा। लाला, पृथ्वी और आकाश बोल नहीं सकते, अतः वे साक्षी नहीं बनाया जा सकता। तो फिर यदि तुम किसी जीवित प्राणी को साक्षी बनाकर बता दो तो मैं बात मान लूंगा। यह बित्ता भर का छोकरा तो हाथ पर मक्खी दे रहा है, पर मैं भी कोई कम नहीं हूं। उसकी नज़र झोपड़ी पर बैठी हुई तितली पर पड़ी। मैं इस तितली को साक्षी मानकर वादा करता हूँ, यदि तुम मुझे अपने माता पिता का पता बता दोगे तो मैं तुम्हारे पिता को दिया उधार माफ कर दूंगा। यह हुई न कुछ बात लाला जी, अब सुनो। मैंने तुमसे कहा था मेरे पिताजी जिंदा पेड़ों को काटने और मुर्दा पेड़ों को रोपने गए हैं। इसका मतलब यहाँ है कि मेरे पिता पेड़ काटकर किसी मकान के सामने बाड़ लगाने गई हैं। ओह, यह मतलब था तुम्हारा। मैंने कहा था कि मेरी माँ हवा बेचने और चांदनी खरीदने गई ही है। मेरी मतलब था कि वह पंखे को बेचने और बिक्री से मिलने वाले पैसे से तेल खरीदने गई है, जिससे घर में चांदनी जैसा प्रकाश हो सके। तुम सचमुच बुद्धिमान हो चंदा। अब मैं चलता हूँ। सुखी लाला के जाते देख लाला ने मुझे आज बहुत भोले भाले व गरीब लोगों को अपना शिकार बनाया है। देख तू अब मेरे जाल में कैसे फंसता है। जब बिंदा और कौशल्या घर वापस लौटे, पिताजी सुखी लाला आया था। ओह, अब क्या होगा? बिंदा बुरी तरह घबरा गया। यह देख पिताजी, आप घबराइए नहीं, मैं आ गया हूँ। अब जमाखोर लाला से निपट लूंगा। लेकिन तुम कैसे बेटा? लाला बहुत चालाक है। पिताजी घबराने नहीं, ईश्वर ने जो चाहेगा होगा, वही ठीक करेगा। और अगले दिन सुखी लाला फिर आ धमका। लाला जी, आज फिर मैं अपना उधार मांगने आया हूँ। कहाँ है तुम्हारा बाप? मुझे पता था लाला कि तू चैन से बैठने वाला जीव नहीं है। वह मुस्कुराकर सुखी लाला से बोला, लाला, तुम कौन सा उधार की बात कर रहे हो? उसी उधार की जिसे कल तुमने माफ कर दिया था। कब माफ किया था? तुम झूठ बोल रहे हो। लाला, बात को पलटो नहीं। जब कर्ज माफ हो गया तो वापस करने का प्रश्न ही नहीं उठता। चंदा, मैं तुम और तुम्हारे बाप को बख्शूंगा नहीं। मैं दरबार में शिकायत ले जाऊंगा। जाओ, यह
इच्छा भी पूरी करके देख लो ताकि तुम्हें कोई मलाल न रहे। उसी दिन दुआई हो महाराज, मेरा न्याय कीजिए। सुखी लाला, तुम्हें कौन परेशान कर रहा सकता है भला? महाराज, गांव का बिंदा 10 वर्ष पूर्व मुझसे 500 चांदी के सिक्के लिए थे। जब मैं मांगने घर गया तो उसका धूर्त पुत्र साफ मना करता है। ऐसा? बिंदा चंदा को दरबार में बुलाया। क्या मामला है बिंदा? राजन, पिता की ओर से पैरवी करूंगा। कहो, क्या कहना चाहती हो? राजन, यह झूठ है। 10 वर्ष पूर्व मेरे पिताजी ने सुक्की लाला से कर्ज लिया था, वही तो बताने जा रहा हूँ राजन। कल सुक्की लाला हमारे घर आए थे, तो फिर उसे लौटाते क्यों नहीं? तब इन्होंने कर्ज माफ करने का वचन दिया था, फिर कर्ज लौटाने का प्रश्न कहाँ रहता है राजन? यह झूठ बोल रहा है राजन। मैंने इसे घर गया था, कर्ज माफ करने का वचन न ही वचन दिया था। भगवान खैर करे। चंदा, व्यर्थ में विवाद क्यों छोड़ो? बताओ यह कि तुम इस बात को सिद्ध करने हेतु तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? लाला, भगवान से डरो। मरकर जब तुम उसके पास जाओगे तो क्या जवाब दोगे? चंदा, बहुत बढ़ चढ़कर बोल रहे हो तुम। जब चंदा ने विस्तार पूर्वक राजा को और सुखी लाला के बारे में कल का वार्तालाप के विषय में विस्तार पूर्वक बताया, तो एक तितली तुम्हारी गवाही है। हाँ राजन, सुखी लाला ने एक तितली को गवाह बनाकर उसके सामने उधार माफ करने का बात कही थी। देखो चंदा, यह साधारण पंचायत नहीं अपितु राज दरबार है। यहाँ पर ऐसी मनगढ़ंत बात स्वीकार नहीं की जाती। क्षमा करें महाराज, मैं मनगढ़ंत नहीं अपितु सच कह रहा हूँ। सुखी लाला ने कल अपनी नाक पर बैठी तितली को गवाह बनाकर उधार माफ करने का वचन दिया था। यह सुनते ही, महाराज, यह लड़का झूठ बोल रहा है। कल जब मैं इसके यहाँ गया था तो तितली मेरी नाक पर नहीं बल्कि इसकी झोपड़ी पर बैठी थी। ओह! यह सुनकर राजा मुस्कुरा उठा और सुखी लाला अब अपनी भूल का अभ्यास हुआ। अब इसमें मैंने यह बात क्या कह दिया? जिस बात को मैं मना कर रहा था उसी को स्वीकार कर बैठा। सुखी लाला आखिर फंस गया मेरे शब्दों की जाल में। राजा कह उठा, सुखी लाला, तुम्हारी बात से यह सिद्ध होता है कि चंदा का कहना ठीक है। महाराज, लाला, सच सच बता, बिंदा को तुमने कितना कर्ज दिया था? महाराज, भगवान झूठ ने बुलाकर बिंदा को मैंने 100 चांदी के सिक्के भी कर्ज में दिए थे, परंतु तुमने 500 चांदी के सिक्के फरियाद लेकर आए हो। सुखी लाला, क्षमा करिए महाराज, मैं भूल से 100 की जगह 500 कह गया। लाला, हम समझ गए कि तुमने यह सब भूल से नहीं अपितु जानबूझकर कहा। हमारा आदेश है कि तुम्हें अपना वचन निभाते हुए माफ करना होगा बिंदा का कर्जा। जी महाराज। मरता क्या ना करता, चंदा ने जाल ही ऐसा बिछाया था कि फंस ही गया था। देखो सुखी लाला, बहुत दिनों से तुम्हारे विरुद्ध शिकायत मिल रही हैं, पर हम किसी ठोस अवसर की खोज में थे। आज वह अवसर हमें मिल गया और हम तुम्हें चेतावनी देते हैं कि अपनी हरकतों से बाज आ जाओ और लोगों का खून चूसना छोड़ दो। जी महाराज। और यह हम नहीं कहते तुम्हें अपना धंधा छोड़ दो, धंधा करो पर ईमानदारी से करो। महाराज, मैं अपना वचन देता हूँ कि आज से बेईमानी का काम छोड़कर ईमानदारी से महाजनी का कार्य करूँगा। सुखी लाला मुंह लटकाकर दरबार से चले गए। तब राजकुमार वत्सला, जो पर्दे के पीछे आड़ में यह देख रही थी, वह सामने आई और प्रसन्न वो चंदा से कह उठी, युवक, तुम्हारी सूझबूझ की दाग देती हूँ। धन्यवाद राजकुमारी जी। राजा को प्रणाम कर चंदा बिंदा दरबार से जाने लगी। रुको चंदा और बिंदा, दोनों जहाँ के तार होंगे। आज्ञा महाराज। बिंदा, तुम्हारा पुत्र बहुत गुणी है। इसकी बुद्धिमानी से अत्यंत प्रभावित होकर हमारे साथ हमारी पुत्री वत्सला भी चंदा की तरह बुद्धिमानी है। वत्सला भी चंदा की तरह बुद्धिमानी है को स्वीकार
करता है। यह देख हम लगा कि हमारी खोज पूर्ण हो गई। खोज की कैसी खोज महाराज, मैं कुछ समझा नहीं। हम राजकुमारी के लिए उचित वर की खोज में थे बिंदा। ओह, तुम्हारे पुत्र के रूप में हमें अपनी पुत्री पुत्री का वर मिल गया बिंदा। राजन, यह क्या कह रहे हो? कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। हम ऊंच नीच को नहीं मानते बिंदा, हमें बस तुम्हारा स्वीकृति चाहिए। मेरी ऐसी मजाल कहाँ राजन जो आपको मना कर सकूं। यह सुन, हम इसी समय चंदा को दामाद के रूप में स्वीकार करने की घोषणा करते हैं। और सिर दी। विवाह के पश्चात महाराज एक बार के लिए सही महल की राजकुमारी की डोली मेरी झोपड़ी पर अवश्य जाएगी, हमें स्वीकार है बिंदा। और ओह, मेरे धन्य भाग्य, ऐसी बहू मिली। तत्पश्चात राजा के दरबार में घोषणा की, हमारे कोई पुत्र नहीं आता, दामाद दामाद चंदा को हम अपना राजपाट सौंपते हैं। चंदा राजपाट सौंप सम, समिति वन में तपस्या करने चला गया। चंदा अपने माता पिता के राजमहल में ले आया। और समाप्त दोस्तों।